everybody? It's very big and we need to have a complete roadmap of it, right? तो आज जो हम करेंगे, हम उस पूरे चैप्टर का एक तरफ से रिवीजन करेंगे so that आपको सारी चीज एक बार में दिमाग में स्ट्राइक हो जाए अभी के अभी. ओके, ठीक है. बहुत सारी चीजें याद होंगी, बहुत सारी हो सकता है दिमाग से स्लिप हो गई हो. ठीक है, तो फ्रॉम टिप टू टो वील रिवाइज दैट चैप्टर. ठीक है ना, वील जस्ट हैव एक पूरा उसका एक समरी टाइप का हम बना लेंगे अपने पास, ताकि हमें लास्ट में रिवाइज करने में दिक्कत ना आए, है ना. क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, आप कहां से कितने पॉइंट्स रिवाइज करोगे, कैसे रिवाइज करोगे. ठीक है, इसके लिए हम अब क्या करेंगे, अपने पास एक पूरा रिवीजन करके चलेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं, ठीक है, अभी से हमें जितना टाइम रिवीजन में लगेगा वो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें एग्जाम के एक दिन पहले क्या होता है ना, बहुत ज्यादा काम आता है. आई मोस्टली डिस्कस इट विथ माई अदर CA फ्रेंड्स, right? Those who are pursuing CA, I tell them कि whatever we prepare in these 3 months, these are basically not the preparations for those 3 hours of examination, but for the 20 hours that you get before it. Yes, that is very true. So when I was in my finals, even I had this, I had to plan all my studies in such a way कि जब मैं एग्जाम मेरा एक दिन बाद हो तो मैं उसके ठीक एक दिन पहले अपने पूरे इतने बड़े सिलेबस को कैसे तैयार करूं. ठीक है, सो नाउ व्हेन आई स्टैंड एट अ पोजीशन वेयर आई एम हियर टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विथ यू. ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू कि प्लीज इस रिवीजन को बहुत ध्यान से करो, ताकि क्या होगा, जब एक बार तुम अपने पास समराइज वर्जन पूरी चीजों का रख लोगे, लास्ट डे पे इफ इन एनी केस यू मिस एनीथिंग, यू हैव दैट थिंग रिटन at one place. Okay? Okay? Chalo, let us start. So here we have what? Revision of this chapter. ठीक है, now how are we going to start it? We are going to do here, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इस तरह से 2 लाइंस बनाएंगे. अच्छा, मेरे पास बोर्ड में भले ही जगह कम पड़ सकती है एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर आपको मैं जैसा बताते जाऊंगी आपको प्लीज वैसे ही करना है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखे डिमांड, नेक्स्ट हम अपने पास लिखेंगे यहाँ पे सप्लाई. ठीक है, you can just turn your copies, you can turn your notebooks and you can have a landscape orientation over there, and then you can start making this chart kind of a thing. So this is what, this is nothing but just a roadmap, okay, of how you're going to revise your entire chapter. Okay? चलो, so किसी भी चीज में हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, हम अब यहां लिखेंगे, हमने सबसे पहले यहां क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी. ठीक है, हमने डेफिनेशन में क्या क्या, अब मैं यहाँ पे पूरी डेफिनेशन नहीं लिखने वाली हूं, बट जो चीजें आपको MCQ में हेल्प करेंगी, उस शब्द को देख के, उस शब्द को समझ के सही आंसर टिक करने में हम अब यहाँ पे उन चीजों को लिखने वाले. ठीक है, और साथ साथ में रिवाइज करने वाले. ठीक है, तो जो डिमांड हमने पढ़ी थी, तो डिमांड में डेफिनेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कि डिमांड रिफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज दैट द कंज्यूमर desires. okay, तो सबसे पहला यहां पे मेरा शब्द था desire, and he has the ability to pay. Next, he has the willingness to use
is what? Purchasing power for to satisfy his demand, right? And demand is always a flow. This is over a period of time. ठीक है, तो this is always over a period of time. तो तुम्हें इतनी बातों का वहां पे ध्यान रखना है. ठीक है, तो अगर आपके एमसीक्यू में सिर्फ अगर इतना आ जाता है कि एबिलिटी है या विलिंगनेस है तो उससे काम नहीं चलेगा. इट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी डिमांडेड, नेक्स्ट एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट सप्लाई, ताकि तुम्हारा साथ साथ में रिवाइज होता जाए. ठीक है, सप्लाई में भी क्या था, इसकी भी डेफिनेशन में क्या था कि सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है ना, या फिर क्वांटिटी ऑफ एनी गुड और सर्विस, नॉट क्वांटिटी सप्लाइड बट जस्ट क्वांटिटी ऑफ एनी गुड और सर्विसेज. ठीक है, दैट ये सेलर की नजर से था, दैट द सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर. ओके, क्या विलिंग एंड एबल टू ऑफर. ठीक है, विलिंग एंड एबल टू ऑफर at a particular price over a period of time. Okay, तो और यहां पे अभी एक चीज क्या लिखोगे कि इसका ऑफर से मतलब है, सोल्ड से मतलब नहीं है. ठीक है, that the sellers are willing to offer, ना कि उनकी बेचने की काबिलियत. हम यहां बेचने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या ऑफर टू सेल की बात कर रहे हैं. ओके, सो इतनी चीजें लिखते जाओ अभी साथ साथ में. नेक्स्ट हमने इस डेफिनेशन के बाद क्या पढ़ा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था वो था डिटर्मिनेंट्स. ओके, हमने क्या पढ़ा था यहां पे, डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे. ओके, अब हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या पढ़े थे, प्राइस ऑफ द गुड. याद है प्राइस ऑफ द गुड क्या होता है, अगर ये लिख लो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, बस इतने से समझोगे, कोई चीज या तो प्रोपोर्शनल होगी या कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. राइट, यानी कि जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटने लग जाती तो उस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, और जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े तो उसका क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो यहां पे हमारा ये सिंबल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, व्हिच मींस व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस डिमांड फॉर इट फॉल्स एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स डिमांड फॉर इट राइजेस. ओके, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट मेरा क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है, इसमें हमने कौन सी दो चीजें पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारा भाई होता है और इनसे हमारी क्या होती है, लड़ाई होती है. राइट, यानी ये हमारे ऑपोजिट चलते हैं. और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जो हमारे बदले में यूज किया जा सकता है. जैसे कि हम टी बेच रहे हैं, कॉफी बेचने वाला सब्स्टिट्यूट गुड बेचने वाला हो गया. ओके, सो जिनमें नेचर का ज्यादा फर्क नहीं होता जिन दो गुड्स में. ओके, वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे का साथ निभा के चलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो हमारा नेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है. तो मेरा भाई मेरे साथ चलता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जिससे मेरी लड़ाई वो मेरे ऑपोजिट चलता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बढ़ेगा तो हमारे गुड्स का दाम, हमारे गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी. ओके, समझ गए. और जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम गिरेगा तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या होगी, गिरेगी. ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे नेचर की तरह चलते हैं. ठीक है,
तीसरा हम लोगों ने यहां क्या पढ़ा था? ठीक है, हमने पढ़ा था इनकम ऑफ कंज्यूमर, राइट? तो इनकम ऑफ कंज्यूमर में हमने 4 तरीके के गुड्स पढ़े थे। क्या? नॉर्मल, एसेंशियल एंड इंफीरियर एंड लग्जरी गुड्स। ओके, और चारों का नेचर यहां पे फटाफट से लिख लो। हमने यहां पे 4 तरीके के गुड्स पढ़े थे। क्या? नॉर्मल, तो नॉर्मल गुड्स का क्या होता है? जैसे जैसे इनकम, अब देखो प्राइस को भूल जाओ, अब इनकम पे आओ। जैसे जैसे क्या होगा नॉर्मल गुड्स में? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी नॉर्मल गुड्स की भी कंजम्पशन बढ़ेगी। ओके, तो यानी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ व्हाट? विथ इनकम। लाइक दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ व्हाट? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ओके, तो यानी कि जैसे जैसे मेरे नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिख लो, फर्नीचर वगैरह जो होते हैं हाउस होल्ड्स में, है ना, और मेरी कुकिंग गैस की, कुकिंग गैस नहीं, मेरा नॉर्मल एजुकेशन एंड ऑल, ठीक है, ये सब क्या है? नॉर्मल है। तो जैसे जैसे मेरा क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, आई मे शिफ्ट टू बेडरूम फर्नीचर एंड एजुकेशन बट द डिमांड विल रिमेन देयर ओनली, है ना। फिर मेरा यहां पे क्या होता है? एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो जो एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके साथ मेरी क्या होती है? अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स के लिए भी मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि हमारी रोज की आटा, मैदा यानी कि वीट, कुकिंग ऑयल, ठीक है ना, ये सब। नेक्स्ट मेरे पास होते हैं इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम है, मतलब जितना ज्यादा इनकम बढ़ती जाएगी हम इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन को कम करते जाएंगे। जैसे कि जो बहुत ही लो प्राइस गुड्स होते हैं, चीप टाइप के थोड़े से, और जैसे कि अदर चीजें जैसे बाजरा वाजरा, ठीक है। और फिर हमारा होता है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स को हम क्या बोल सकते हैं? और लग्जूरियस गुड्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मेरा, अच्छा इसके साथ मेरी क्या रिलेशनशिप चलती है? एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा मेरा क्या होते जाएगा, इनकम बढ़ते जाएगा, लग्जूरियस गुड्स की डिमांड उतनी ज्यादा मेरी बढ़ती जाएगी। जैसे कि टीवी, फ्रिज, ठीक है, ये सब। सो हमने अभी तक यहाँ पे कितने चीजें पढ़ी? ये आपके सबके याद रखने की चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, होप, राइट? यहां तक दिखाई दे रहा है? ओके, चलो इतना लिख लो। नॉर्मल गुड्स, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, इंफीरियर गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स को हम क्या बोलते हैं? लग्जूरियस गुड्स। ठीक है, अब हमने इसके आगे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था किसके बारे में? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में, ठीक है। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में मैं पढ़ा था कि ये सब कुछ किस पे डिटरमाइन हो जाता है? फैशन वगैरह पे डिटरमाइन होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या 3 तरीके के इफेक्ट्स पढ़े थे, राइट? एक है तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको हम और क्या बोलते हैं? वहां पे लिख लो, तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। क्या हम बोलते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था? दिस इज, आप इसी के नीचे लिखना, रुको मैं भी यही लिख लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था? मंकी सी मंकी डू, मतलब दूसरे को देख के जिस तरह की हमारी
इच्छा उठने लग जाती है किसी सर्टेन गुड्स को खरीदने की, ठीक है ना, तो हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है जब हम दूसरे को देख लेते हैं वैसा कुछ लिए। इसको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट वाज स्नॉब इफेक्ट। व्हाट इज स्नॉब इफेक्ट? जब कोई चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? गिर जाती है, राइट, ठीक है, तो ये क्या है? स्नॉब इफेक्ट, ओके। और तीसरी चीज क्या थी? वेबलिन इफेक्ट। तो वेबलिन इफेक्ट का मतलब जो स्टेटस सीकिंग लोग होते हैं वो खाली महंगी चीजें लेना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी स्टेटस को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन या बैंड वैगन इफेक्ट, इतनी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ओके। नेक्स्ट हमने और क्या पढ़ा था? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ ओन गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस। फिर हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है? कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस कैसी होती है? कंज्यूमर क्या करता है? अगर उसको एक्सपेक्ट दो चीजें हो सकती हैं कि या तो फ्यूचर की प्राइसेस क्या होंगी? बढ़ेंगी, और या तो फ्यूचर की प्राइसेस क्या होंगी? गिरेंगी। इस केस में डिमांड आज ही की डेट में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस केस में डिमांड आज की डेट में क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं आगे जाके खरीद लेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास बस कुछ क्या थे? कुछ अदर फैक्टर्स थे। तो व्हाट आर दोज अदर फैक्टर्स? जैसे कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जितना ज्यादा हमारी आबादी बढ़ती जाएगी हमारी डिमांड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी दिस इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आबादी बढ़ी, डिमांड बढ़ी। कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन? यानी कि हमारी आबादी में किस तरह के लोग हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि डिमांड किस तरह की होगी। जैसे कि अगर बहुत सारी लड़कियां हैं आसपास तो आपको फैंसी आइटम के स्टॉल्स ज्यादा खोलने पड़ेंगे, राइट, उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, करेक्ट। तो कॉम्पोजिशन यानी कि किस टाइप के लोग रहते हैं उस पॉपुलेशन में, किस टाइप या जेंडर या एज की पॉपुलेशन है, राइट, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। फिर आप देखोगे कि आपकी नेशनल इनकम कैसी है ना। नेशनल इनकम अगर आगे आने वाले समय में हर आदमी की इनकम पर कैपिटा बढ़ने वाली है तो सीधी सी बात है कि डिमांड क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है, ठीक है। इसलिए हम क्या देख के चलते हैं? हम नेशनल इनकम को भी देख के चलते हैं, प्लस हम क्रेडिट फैसिलिटीज को देख के चलते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट फैसिलिटीज इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। इफ क्रेडिट फैसिलिटीज आर अवेलेबल डिमांड वुड बी मोर, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती है? एक्सटेंशन टू योर परचेजिंग पावर होती है, ठीक है। क्या होती है? एक्सटेंशन टू योर परचेजिंग पावर होती है। तो राइट नाउ वेदर और नॉट यू कैन अफोर्ड समथिंग और नॉट, बट इफ यू हैव क्रेडिट फैसिलिटीज यू विल हैव अ डिमांड फॉर इट, राइट। तो क्रेडिट फैसिलिटीज होने से, क्रेडिट फैसिलिटीज के अवेलेबल होने से क्या होता है? डिमांड होती है ज्यादा, ओके। सो यहां पे मेरा क्या खत्म होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड खत्म होता है, जो कि मेरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिमेंबर। चलो इसको फटाफट से लिखो। क्या क्या लिखा मैंने? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, नेशनल इनकम और क्रेडिट फैसिलिटीज, ये हमारे क्या है? अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये हो गए मेरे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नाउ कमिंग टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। साथ के साथ में डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी क्यों बता दे रही हूं? ताकि जब आप रिवीजन करते समय अपना चैप्टर यहां से खोलो तो आपको पूरे चैप्टर का एक क्या मिल जाए? एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। तो यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में आप क्या लिखोगे? अब आप जैसे भी हेडिंग डाल रहे हो वहीं पे आप उसके नीचे हेडिंग डाल लो डिटर्मिनेंट्स। तो आप सप्लाई के मेरे डिटर्मिनेंट्स क्या थे? सबसे पहला था प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। अब सप्लाई और डिमांड ऑपोजिट चलते हैं। अगर इसमें क्या होगा? दाम बढ़ता जाएगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
ओके, जितना ज्यादा दाम बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर रिलेटेड गुड्स का दाम बढ़ता जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर रिलेटेड गुड्स का दाम बढ़ता जाएगा तो सप्लाई हमारे गुड्स की कम हो जाएगी और रिलेटेड गुड्स की बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ है, सारा का सारा वहां है ना। और ये पूरा सप्लाई का फैक्टर किस पे निर्भर कर रहा है, पूरा का पूरा सप्लाई प्रॉफिट पे निर्भर कर रहा है, राइट। हाँ चलो, तो मतलब इसमें अच्छा, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देखना था, बिकॉज दिस इज जस्ट अ थिंग कि जो दूसरा गुड है, ठीक है ना, वो रिलेटेड गुड्स अगर है तो ऑब्वियस ही बात है कि द प्रोड्यूसर विल ट्राई टू प्रोड्यूस दैट थिंग इफ दैट इज यील्डिंग मोर प्रॉफिट टू हिम, राइट। तो सीधी सी बात है कि जहां पे प्रॉफिट, वहां पे ये जो हमारी पूरी आंख है ये किस पे टिकी रहेगी, प्रॉफिट पे। ठीक है, ये हमारी आंख किस पे टिकी रहेगी, प्रॉफिट पे टिकी रहेगी। हम हर तरफ से खाली क्या देखना चाहते हैं, सप्लाई में प्रॉफिट को देखना चाहते हैं। जहां प्रॉफिट वही प्रोडक्शन, जहां प्रॉफिट वही प्रोडक्शन। ठीक है, समझो, हम हर तरफ से हम वाली किस पे फोकस करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट पे फोकस करना चाह रहे हैं। चलो नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हो गया। तीसरा क्या था, प्राइस ऑफ, एक और चीज थी, प्राइसेस, तीन चीजों की प्राइसेस थी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहां पे ऐसे लिख लो कॉस्ट। ठीक है, अगर प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मेरे कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स है, अगर वो महंगे होते जाएंगे तो उन चीजों की सप्लाई में रिड्यूस करते जाऊंगा, वाई, मेरा प्रॉफिट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। तो यानी ये भी यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगा होता जाएगा उतना ज्यादा हम सप्लाई कम करते जाएंगे, और जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें सस्ता मिल जाएगा हम सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ा देंगे, या फिर हम उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हटा देंगे, क्योंकि हमें ले देके क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या पढ़ा था हमने, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर हमें टेक्नोलॉजी एडवांस और चीप मिल जा रही है तो हम उस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा शुरू कर देंगे, टेक्नोलॉजी से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है ना, हमें, मेरा क्या होता है बताओ, मेरे रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज हो जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का इसमें रोल होता है, जितनी ज्यादा वो एडवांस्ड या चीप होगी उतना ज्यादा मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ई पॉइंट इसमें क्या था, पांचवा पॉइंट था मेरा, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस या पॉलिसीज या टैक्सेस, वो जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे सप्लाई उतनी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जितने ज्यादा वो लीनियंट होंगे, कम होंगे, सप्लाई उतनी ज्यादा क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। और जितने ज्यादा ये रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगे सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, चलो इन सब का एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और एफ पॉइंट क्या था मेरा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, सप्लाई उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा सप्लाई उतनी ज्यादा होगी। स्टिल दोस पीपल हु आर कंफ्यूज्ड कि what is she doing here, I am telling you this is directly proportional. That means the more this factor increases, the more supply increases, and inversely proportional means the more this factor increases, supply decreases. Okay, okay, तो हम अभी क्या डील कर लिए, हम दोनों के डिटर्मिनेंट्स डील कर लिए। कुछ चीजें हम इन दोनों में एकदम कॉमन पढ़ने वाले, डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स, लॉ, ठीक है ना। उसके बाद इलास्टिसिटी, इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इतनी चीजें हमारे पास क्या चलने वाली है, एकदम हैंड टू हैंड चलने वाली है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम आ रहे हैं किस पे, लॉ ऑफ
हम आ गए किस पे? लॉ ऑफ डिमांड पे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? मैं एकदम शॉर्ट में लिख रही हूं क्योंकि हम बड़े में समझ चुके हैं इसे। क्या? कि प्राइजेस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी? घटेगी। और प्राइजेस जब घटेंगे तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी इन शॉर्ट डिमांड इज व्हाट? डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ओके, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। और इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व होता था वो कैसा बनता था? अच्छा, डिमांड कर्व और डिमांड स्केड्यूल दो चीजें होती थी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के बाद हमने क्या पढ़ा था? डिमांड कर्व और डिमांड स्केड्यूल। तो मेरा डिमांड स्केड्यूल कैसा होता है? ये एक टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और डिमांड कर्व कैसा होता है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, डिमांड कर्व कैसा होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो टैब्यूलर में हम लोग क्या करते हैं? अब अगर सीधे से मैं यहां पे एक चीज बना दूं, ये हो गई मेरी प्राइस और ये हो गई क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो 10, 20, 30 और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। ठीक है, ओके, एंड वाइस वर्सा। अब यहां पे अगर मुझे एक छोटा सा डिमांड कर्व बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? ये रहा मेरा प्राइस और ये रहा मेरा क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो ये मेरा कर्व कैसा बनता है? हमेशा ऐसा बनता है। दिस इज मोस्टली इन द शेप ऑफ व्हाट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, किसने बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, उसके बाद ये हमेशा क्या होता है? ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्लस अब हम इसमें क्या और जानते हैं? ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया? लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। सिमिलरली हमारी लॉ ऑफ सप्लाई कैसे होती है? इसी के ऑपोजिट होती है। क्या होती है लॉ ऑफ सप्लाई? उसमें बोलता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। और प्राइसेस घट जाएंगे तो सप्लाई क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, यानी कि प्राइस इज सप्लाई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्राइस। इसलिए यहां पे क्या होता है मेरे पास? सप्लाई स्केड्यूल और क्या होता है मेरे पास? सप्लाई कर्व। ठीक है, और सप्लाई कर्व कैसा होता है? ये मेरी अगर क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है, और ये मेरा प्राइस है, तो सप्लाई कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है। इट इज ऑलवेज व्हाट? इट इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। इट इज ऑलवेज व्हाट? अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आई है बात इतनी यहां पे? तो अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई भी एक बार शॉर्ट में यहां पे रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने एक अलग से चीज पढ़ी थी। क्या?
कि लॉ ऑफ डिमांड के कुछ उसके कारण होते हैं, ठीक है ना, कुछ उसका रैशनल होता है और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जो चीज हमारे पास सप्लाई में नहीं थी, ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में दो चीजें पढ़ी थी, आप उसी के आगे लिख सकते हो जहां पे आपका कर्व और ये खत्म हुआ है, ठीक है, वहीं पे आप ऐसे लिख सकते हो कि हमने कुछ उसके क्या पढ़े थे, रैशनल पढ़े थे, है ना, यानी कि रीजंस, ओके, कि क्यों ऐसा होता है, और यहां पे हमने क्या पढ़े थे, कुछ उसके एक्सेप्शंस पढ़े थे, ओके। अब हमने रैशनल में क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके हिसाब से क्या था, जितना ज्यादा हम किसी सामान को कंज्यूम करते जाते हैं हमारी उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है, इसलिए हम और पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए फॉर एवरी इंक्रीजिंग यूनिट वी वांट टू पे लेस, ओके। देन वी रेड अबाउट प्राइस इफेक्ट, ठीक है। अब प्राइस इफेक्ट क्या बोलता था, एक इसमें दो चीजें थी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, और एक क्या थी, इनकम इफेक्ट, कि जितनी ज्यादा कोई चीज क्या होती जाती है, सस्ती महंगी होती जाती है, वी वांट टू सब्स्टिट्यूट दैट थिंग विथ अनदर चीप ऑल्टरनेटिव, है ना, और इसलिए वी डोंट वांट टू बाय दैट थिंग व्हेन इट इज गेटिंग costlier because we have another substitute available for it. And income effect said कि जितना ज्यादा हमारा परचेजिंग पावर बढ़ता जाता है उतना ज्यादा हमारी डिमांड बढ़ती जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जितना ज्यादा कोई चीज सस्ती होती जाती है और नए कंज्यूमर्स लेने के लिए उनके भी परचेजिंग पावर में वो चीज आ जाती है, राइट। एंड सिमिलर टू इट वाज व्हाट, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू कस्टमर्स, ठीक है, कि जिनके परचेजिंग पावर में वो सामान आता जाएगा वो लेते हैं, और डिफरेंट यूजेस, ठीक है। जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो वी डोंट वांट टू पुट इट टू अ लॉट ऑफ यूजेस, रादर वी रेस्ट्रिक्ट इट्स यूज, ठीक है ना। तो दैट मीन्स व्हेन अ थिंग इज समवट सस्ता, हम उसके इतने सारे यूजर्स निकाल लेते हैं कि उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। तो ये चार कारण थे जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड की सच्चाई साबित हुई थी, राइट। क्या क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट जिसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट था, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू कंज्यूमर्स और डिफरेंट यूजेस, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शंस में हमने क्या पढ़ा था, आप प्लीज इसके नीचे लिखना, आई एम नॉट रबिंग इट ऑफ राइट नाउ। एक्सेप्शंस में हमने पढ़ा था कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, जिसको कि क्या बोल सकते हो, तुम्हारे मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, वेबलिन गुड्स, ठीक है, लग्जरी गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि एक चीज के कितने नाम, चार नाम, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, वेबलिन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स या लग्जरी गुड्स, ठीक है। तो यानी ये वो चीजें क्या है, ये है वो महंगी वाली वस्तुएं, जो महंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको लेनी है तो लेनी है, ठीक है। इन पे क्या होता है, इन पे ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होता है कि सस्ती होंगी तो ज्यादा डिमांड हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है इनमें, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, गिफन गुड्स, तो गिफन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो सस्ते और टिकाऊ वाले। गिफन गुड्स क्या होते हैं, सस्ते और टिकाऊ वाले, जैसे कि हम ब्रेड खाते हैं, ठीक है, तो ब्रेड का दाम कितना महंगा हो जाएगा यार, खाएंगे तो है, उसकी डिमांड उसके प्राइस पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं कर रही है, राइट। तो गिफन गुड्स हो गए मेरे सस्ते और टिकाऊ वाले। इसमें एक चीज थी कि इन गिफन गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर होते हैं, लेकिन ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स, समझे। ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स, ठीक है। तीसरी चीज यहां पे क्या आती है हमारे पास, बताओ। फिर हमारी कुछ होती है नेसेसिटीज, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था किसका, प्याज का, कि भाई वो अगर हमारी नेसेसिटी है, हमें वो खाना है तो खाना है, उसका दाम किधर भी जाए, ठीक है। तो नेसेसिटीज जैसे कि एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, प्याज, ठीक है, कि वो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर
अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, जब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइसेस को लेके कुछ बन जाती है तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। यानी कि अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाके दाम बढ़ेंगे, तो भले ही आज भी दाम बढ़ रहा हो, डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी आती है। फिर फिफ्थ, मेरे पास कुछ इंपल्सिव कस्टमर होते हैं जिनको जब जो सामान चाहिए तब वो चाहिए, चाहे उसका दाम कुछ भी हो, है ना। और फिर हमारे पास कुछ होते हैं क्या, स्पेक्यूलेटिव गुड्स, ठीक है ना, जैसे कि शेयर्स वगैरह, जिसमें हम चाहते हैं कि इनका दाम बढ़े, तभी तो हम अभी से परचेज करके रख लेते हैं और आगे एक्सपेक्ट करते हैं कि दाम बढ़े ताकि हमें फायदा हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे क्या थे, लॉ ऑफ डिमांड के, ये सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड के लिए था। मेरे कुछ रैशनल है और कुछ एक्सेप्शंस है, ओके। क्या रैशनल है और एक्सेप्शंस है, ठीक है। ठीक है। अब एक एक्सेप्शन, क्योंकि अब लॉ ऑफ सप्लाई भी एक लॉ है, तो इसका भी एक एक्सेप्शन होता है। जैसे कि मेरा सप्लाई ऑफ लेबर पे होता है, ठीक है, जो लेबर दिए जाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए जो लेबर दिए जाते हैं, वो जितना ज्यादा महंगा होता जाता है उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लग नहीं रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट पूरा का पूरा नजर नहीं होता है, बल्कि हमें क्या करना होता है, अगर लेबर महंगा होते जा रहा है तो भाई जो सप्लाई कर रहा है वो भी कहां से लाएगा इतने महंगे लेबर, है ना। तो क्या होता है, यहां पे सप्लाई कम हो जाती है, तो इसका एक एक्सेप्शन होता है सप्लाई ऑफ लेबर के केस में, ओके। नेक्स्ट हमने अब पढ़ी थी इसके बाद इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हम दोनों में ही इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं, दोनों में ही हमारे पास क्या है, 2 मेथड्स भी हैं और 5 केसेस भी हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये 2 चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। यहां पे मैंने क्या क्या लिखा एक्सेप्शन में, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, फिर गिवन गुड्स, नेसेसिटीज, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, इंपल्सिव कस्टमर्स और स्पेक्यूलेटिव गुड्स। और यहां पे सिर्फ एक एक्सेप्शन लिखी है, सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। अब जब हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भले ही मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है, बिकॉज इट इज सेम इन बोथ। अब अगर वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, ठीक है, दोनों ही क्या होती है, इलास्टिसिटी इज परसेंटेज रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड दिस इज responsiveness of what, ठीक है, with respect to what, प्राइस। यानी दोनों में एक बात सेम थी, परसेंट चेंज इन परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई के केस में सप्लाइड, ठीक है, अपॉन परसेंट चेंज इन व्हाट, प्राइस। और दोनों में ही फॉर्मूला बन के क्या आ रहा था मेरे पास यहां पे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 बाई Q1, ठीक है। डेल्टा क्यू हियर इन केस ऑफ डिमांड इज
change in quantity demanded in case of supply is change of quantity supplied, rest being the same, the price, the initial price and the quantity change. Okay, तो ये तो मेरा हो गया क्या, इलास्टिसिटी जो थी, प्लस हमने अब इलास्टिसिटी में 5 केसेस पढ़ लिए थे. क्या पढ़े थे हमने यहाँ पे, मैं यहीं पे लिखती जा रही हूं, आप भी इसके नीचे लिखते जाना. ठीक है, हमने इलास्टिसिटी के 5 केसेस पढ़े थे, 1, 2, 3, 4, 5, वेयर ठीक है, ये हो गए मेरे केसेस. ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन और ये हो गया मेरा इम्प्लीकेशन. क्या था मेरा केस 1, जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 0 है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1 है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 है. और ये या ये इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है. ठीक है, इसका मतलब है कि परफेक्टली, क्या इसका मतलब था, परफेक्टली इन इलास्टिक. ठीक है, दूसरे का मतलब था इन इलास्टिक. तीसरे का मतलब चौथा ठीक है, इसका क्या मतलब था कि अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता या फिर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था. इसका क्या मतलब था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे थोड़ा फर्क पड़ेगा. प्राइस जब इतना चेंज होगा तो सप्लाई इतना सा चेंज होगा, या प्राइस जब इतना चेंज होगा तो डिमांड इतना सा चेंज होगा. राइट, उसके बाद इसमें जितना फर्क प्राइस पे पड़ेगा उतना ही फर्क किस पे पड़ेगा. अच्छा, ये ईपी बाई ईएस नहीं है, ये दोनों का केस है. या तो तुम इसको बल्कि ऐसे मत लिखो, तुम फालतू कंफ्यूज हो जाओगे. जो लोग समझ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझ पाएंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मत लिखो ऐसे. ठीक है, ये इलास्टिसिटी के इतने केस हैं और सेम आप बना लो किसके लिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए. ठीक है, तो द केसेस रिमेन्स द सेम. ओके ओके, सो आपको सबसे पहले देखना है कि कोई भी चीज हमारे डिमांड को कितना छेड़ देगी अगर उसका प्राइस बहुत ज्यादा हिल भी गया तो. ठीक है, और ग्राफ के वाइज आप देखोगे कैसे आपका ये जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता जाता है. जब ये मेरा किसका ग्राफ है, व्हेन ईपी इज इक्वल्स टू 0. यहां पे क्वांटिटी, यहां पे प्राइस, द प्राइस कुछ भी हो जाए क्वांटिटी चेंज नहीं होगी. यहां पे ईपी इज लेस देन 1 व्हेन, जब मेरा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ये बस बहुत स्टीप रहेगा ऐसे. ठीक है, यानी प्राइस इतना चेंज हुआ फिर भी क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, बस इतनी सी चेंज हुई. उसके बाद व्हेन ईपी इज इक्वल्स टू 1, ये दोनों बराबर में चेंज होंगे. ठीक है, जितना प्राइस जितना उतना ही क्वांटिटी. उसके बाद सिमिलर लाइंस पे हमारे पास क्या है, व्हेन ईपी इज ग्रेटर देन 1, तो ये और ज्यादा फ्लैटर हो जाएगा. ठीक है, दिस विल टर्न मोर फ्लैटर. इसका मतलब है कि प्राइस के हल्के से भी चेंज होने पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाना. ठीक है, और एक मेरे पास था व्हेन दिस इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, जब ये एकदम, ये क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है. ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, समझ गए. तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है. और यहां पे मेरा डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है, इनफाइनाइट है, यानी प्राइस के जरा सा भी छिड़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड बहुत बुरा वाला छिड़ जाएगी. ठीक है, और सिमिलर लाइंस पे हमारे पास क्या होता है, सप्लाई के लिए होता है. तो इसलिए आप ये पूरा कुछ बीच में ही लिख लो. ठीक है, क्योंकि उसी तरह के सेम 5 केसेस मेरे पास कहां पे भी होते हैं, सप्लाई पे भी होते हैं. ठीक है, अब सप्लाई का ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता नहीं, वो तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, तो व्हेन ES इज इक्वल्स टू 0,
वी हैव अ ग्राफ लाइक व्हाट, ये मेरा प्राइस है, ये मेरा क्वांटिटी सप्लाइड है। प्राइस के कुछ भी होने पे क्वांटिटी सप्लाइड जरा भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। फिर व्हेन ES इज लेस देन 1, प्राइस के क्या होने पे, प्राइस के जरा से चेंज होने पे मेरी क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई, ठीक है। फिर ES इज इक्वल्स टू 1, प्राइस के जरा चेंज होने पे मेरी क्वांटिटी सप्लाइड बराबर की चेंज हुई, है ना। मेरी क्वांटिटी सप्लाई बराबर की चेंज हुई। यहां पे क्या हुआ, थोड़ी सी स्टीपर थी ऐसे, ठीक है, कि प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हुआ पर क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई। यहां पे वो बहुत ज्यादा चेंज हो, यहां पे वो बराबर की चेंज हुई, ठीक है। फिर हमारे पास और दो केसेस हैं, क्या, व्हेन ES इज ग्रेटर देन 1, यहां पे प्राइस है, यहां पे क्वांटिटी। अब ये क्या हो रही है, ये और ज्यादा फ्लैटर होती जा रही है, ठीक है। और पांचवा केस है ES इज इक्वल्स टू इंफिनिटी व्हेन दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, ओके। सो सप्लाई में क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग होता है इसलिए ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसका ध्यान आपको वहां पे रखना है MCQ पेपर लिखते समय। हॉरिजॉन्टल लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, वर्टिकल लाइन, वो क्या बोल रहा है इन सब का ध्यान आपको रखना है, ओके। क्योंकि मल्टीपल चॉइस पेपर में एक एक शब्द को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कहीं पे लिखा है कि बस इनकरेक्ट ऑप्शन को टिक करो, और आप क्या किए, करेक्ट ऑप्शन समझ के जो पहला ऑप्शन ठीक दिखा उसी को टिक करके चले आए, गलत हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए डिमांड, सप्लाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इलास्टिक, इन इलास्टिक, सब कुछ बहुत ही ज्यादा क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ओके। इतना लिख लिया, आप समझ गए। मेरी तरह ये भी आप भी बीच में लिख लो और इन दोनों ग्राफ्स को फटाफट रफली साइड में बना दो, ठीक है। ये क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग है और वो क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट हमने डिमांड में किस तरह की चीजें पढ़ी थी, हमने डिमांड में पढ़ा था कितने तरह की इलास्टिसिटी पढ़ी, हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, ईपी। फिर हमने क्या पढ़ी थी, इनकम इलास्टिसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईआई। फिर हमने क्या पढ़ी, क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसी। और लास्ट हमने पढ़ी थी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईए, ठीक है। अब प्राइस तो हमने यहां कवर कर लिया। इनकम इलास्टिसिटी में हमने क्या समझा था, इनकम इलास्टिसिटी में हमने क्या समझा था कि जो लग्जरी गुड्स होंगे, ठीक है, एक बात ध्यान रखो कि जब भी तुम्हारा ये जो इलास्टिसिटी है ये माइनस में आने लग जाए, इसका मतलब है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होने का संबंध है, ठीक है। और जब पॉजिटिव में आए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का संबंध है, ठीक है। यहां पे एक चीज बताऊं, अगर आंसर पॉजिटिव में आए इसका मतलब है दोज गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव में आए इसका मतलब है दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, ठीक है। इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी में कई क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आ सकते हैं कि तुम्हारा आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गुड्स का नेचर क्या है, दे आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। और अगर क्या हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है मतलब वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा वो लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी यानी कि जब इनफाइनाइट आ जाएगी तो ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। और जब वैल्यू 0 होने लग जाए इसका मतलब है गुड्स जो है वो क्या है, अनरिलेटेड। लेकिन सप्लाई में इस तरह के हमारे पास 5-6 तरीके की कोई इलास्टिसिटी नहीं थी, हमारे पास सिर्फ एक थी, क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट्स ऑल, है ना। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, ये अपने पास वहां पे बना लो ताकि आखिरी दिन पे कंफ्यूज ना हो जरा सा भी,
ठीक है, ठीक है। अब हमने प्राइस इलास्टिसिटी में भी दो चीजें पढ़ी थी, क्या? बस शॉर्ट में अपने पास लिख लो, पॉइंट इलास्टिसिटी विच इज एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, ठीक है ना, और आर्क इलास्टिसिटी। तो आर्क इलास्टिसिटी में जो तुम्हारी समझने वाली बात ये थी कि हम एवरेज आउट कर देते हैं। किस चीज को हम एवरेज कर देते हैं? यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एवरेज ले लेते हैं। किस चीज को हम एवरेज लेते हैं? यानी जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम Q2 माइनस Q1 तो लिखते हैं और P2 माइनस P1 भी लिखते हैं, लेकिन यहां पे जो इनटू करते हैं तो ये जो P1 बाई Q1 होता है इसको हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं कि P1 प्लस P2 बाई 2 और Q1 प्लस Q2 बाई 2, जिसमें ये 2 कैंसिल हो जाता है और अचानक फॉर्मूला बन जाता है Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो क्या बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है कि होती है आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या होता था, खाली इसमें इतना सा चेंज होता था कि ये dp बाई dq, यानी कि एक चीज याद रखो कि पॉइंट इलास्टिसिटी, यहां पे कहीं शॉर्ट में लिख लो, वेरी स्मॉल चेंज के लिए उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है। यानी कि वेरी स्मॉल चेंज के लिए पॉइंट इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसके बेसिस पे आपके पास कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि वेरी स्मॉल चेंज के लिए क्या यूज होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी, और यहां पे द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ठीक है, dp बाई dq इंटू p बाई q। यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी हम हमेशा ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड का संबंध हमेशा क्या चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए आंसर निकालते समय हम सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं, कंसिडर एब्सोल्यूट फिगर्स, ठीक है। नेगेटिव को इग्नोर करना है, इग्नोर नेगेटिव, ओके। यहां पे हम क्या करेंगे, dp बाई dq इंटू p बाई q। सिमिलरली जब हम यहां पे भी हमारे पास क्या होती है, जो इसकी ये जो मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, इसके भी दो हिस्से होते हैं, क्या, एग्जैक्ट सेम लाइन पे हमारे पास होती है पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी, फॉर्मूला बीइंग द सेम, ठीक है। सो यू मे जस्ट कॉपी द सेम फॉर्मूला हियर। व्हाट यहां पे होता है, dp बाई dq इंटू p बाई q, और यहां पे क्या हो जाता है, Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे इस लाइन पे भी आ सकते हैं जहां पे तुम्हें ये इक्वेशन का यूज करना पड़े, क्या, a इज इक्वल्स टू bx वेयर b इज इक्वल्स टू dp बाई dq, ताकि तुम अपना बाकी फॉर्मूला वहां पे लगा सको, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल वी रेड अबाउट इलास्टिसिटी, ओके। नाउ जस्ट इन लॉ ऑफ डिमांड वी रेड something more about elasticity, and that was just what, determinants of price elasticity, okay। so ये एक बार आप कंप्लीट कर लो, फिर मैं यहीं पे आगे लिखूं। अच्छा, इसके फॉर्मूला अभी मैंने फिर से नहीं लिखवाया, क्योंकि दिस इज जस्ट परसेंटेज चेंज इन, लेट्स से, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये पूरे चैप्टर का हमारे पास थॉरो रिवीजन हो रहा है। अब ये जितना भी ये पूरा इतना बड़ा आपका चार्ट बनेगा, उसको आप एक दो बार बस देख लोगे और आपका पूरा चैप्टर याद आ जाएगा, ओके। चलो, अब यहां पे हमने बस एक और छोटी सी चीज पढ़ी थी,
वो क्या थी? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब इसमें कुछ मेरे फैक्टर्स थे, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा मेरी इलास्टिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये सब ध्यान रखना कि तुम्हारी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? इलास्टिसिटी। तो व्हेन आई से कि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो तुम बहुत ज्यादा डिमांड के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दोगे, अगर तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो। ठीक है ना? सिमिलरली मेरा वो कितना पोर्शन इनकम लेता है, पोर्शन ऑफ इनकम वाली बात है। ठीक है, पोर्शन ऑफ इनकम वाली बात है। अगर मेरी इनकम का एक बड़ा हिस्सा वो लेता है, ठीक है ना, यानी कि अगर मैं यहां लिख दूं ज्यादा, तो यहाँ पे डिमांड क्या होगी? इलास्टिक, क्योंकि मैं उसके बारे में ज्यादा सोचूंगा। और बहुत ही कम हिस्सा अगर वो मेरी इनकम का लेता है तो मेरे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरी डिमांड हिलेगी डुलेगी नहीं। ठीक है, तीसरी चीज, किस प्राइस रेंज में वो चीज आती है। अगर बहुत महंगी होती है, ठीक है, तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर बहुत महंगी होती है तो भाई जो लोग उसे अफोर्ड कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत अगर कम होती है तो हम लोग को भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? बहुत कम होने पे डिमांड के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती है, लेकिन अगर वो चीज नॉर्मल रेंज में होती है, ठीक है, तो इलास्टिक होती है, यानी उसकी क्या होती है? उसकी डिमांड हम हिला डुला लेते हैं। ठीक है ना? अगर वो नॉर्मल रेंज में होती है। फिर अब वो कंज्यूमर की क्या है? ठीक है, उसका नेचर क्या है उस गुड का? क्या वो नेसेसिटी है या वो एक लग्जरी है? ठीक है, अगर वो नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। इसका मतलब है कि प्राइस के बहुत ज्यादा चेंज होने पे भी जो जरूरतें हैं वो हम सबको पूरी करनी ही करनी है। लेकिन लग्जरी के साथ क्या होता है कि प्राइस ज्यादा होने पे हम जरा पीछे हट जाते हैं। तो यानी लग्जरी के साथ होता है कि जितना ज्यादा मेरा प्राइस चेंज होता जाता है वो डिमांड क्या हो जाती है? इलास्टिक हो जाती है। राइट? अब उसके बाद मेरे हैबिट्स कैसे हैं उसको लेके, किसी भी गुड को लेके। अगर मैं एडिक्शन के लेवल पे हूं, ठीक है ना, तब तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। लाइक आई गेव यू एग्जांपल कि कुछ भी हो जाए भाई मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए। और अदरवाइज अगर मेरी नॉर्मल हैबिट्स है उसको लेके, तो फिर क्या होगा? सीधे सीधे इलास्टिक होगी। मतलब मैं उसकी डिमांड को हिलाने डुलाने के बारे में सोचूंगा जरा भी। ठीक है, यहां पे दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब अगर उसकी टाइट डिमांड है, टाइट डिमांड मतलब अगर उसे किसी चीज के साथ जरूरी है, जैसे कार और पेट्रोल, तो अगर टाइट डिमांड है, यस, तब तो इनइलास्टिक होगी क्योंकि हमें चाहिए तो चाहिए। लेकिन अगर वो ऑटोनॉमस है, अगर उसकी डिमांड इंडिपेंडेंट है, अगर टाइट डिमांड नहीं है तो क्या हो जाएगा? इलास्टिक। ठीक है, तो इतने सारे मेरे क्या है? फैक्टर्स हैं जिसपे क्या डिपेंड करता है कि हमें उस चीज की डिमांड को हम कितनी ज्यादा हिला डुला सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिवनेस क्या है उसको लेके। ठीक है, उसके बाद मेरी नेक्स्ट चीज क्या है? देखो, ये इतनी सारी चीजें हो गई। अब हमने यहां पे और क्या पढ़ा था इसके आगे मैम? भाई हमको याद है हमने क्या क्या पढ़ा था। अच्छा, एक चीज हमने और पढ़ी थी जो ठीक है, जो हमने दोनों में ही पढ़ी है, काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट थिंग, वो हमने क्या पढ़ी थी? यहां पे टॉपिक डाल के लिख लो, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या सप्लाई के केस में सप्लाई। ठीक है, ताकि तुम्हारे दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज हो। ठीक है, अब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जब केवल क्या होता है? प्राइस की बात होती है। ठीक है ना, जब केवल प्राइस ऑफ द गुड की बात होती है तब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। इट इज ऑन द सेम कर्व, यानी कि डिमांड कर्व हो या
सप्लाई कर्व हो, जब उसी में ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। डिमांड के केस में जब क्या होता है, अपवर्ड आने लग जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि डिमांड के नीचे अब आप लिखोगे कि जब, यहां डिमांड के नीचे लिख लो कि जब अपवर्ड आने लग जाता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और जब डाउनवर्ड्स जाता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। लेकिन सप्लाई के केस में क्योंकि ग्राफ का पूरा डायरेक्शन चेंज हो चुका होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इसलिए अपवर्ड का मतलब होता है एक्सपेंशन और डाउनवर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, इसको हम बोलते हैं चेंज इन, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है क्या, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड या सप्लाई। उसमें क्या होता है, एनी अदर फैक्टर देन प्राइस, और उसमें क्या होता है, द कर्व शिफ्ट्स, ठीक है ना, वो राइट मूवमेंट या लेफ्ट मूवमेंट पे आ जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड या सप्लाई। यानी जो सबसे बड़ा फर्क है वो है ये क्वांटिटी डिमांडेड या नहीं होती है फिर, या क्वांटिटी सप्लाइड नहीं होती है, बट इट इज जस्ट चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है। तो राइट इज इंक्रीजिंग, लेफ्ट इज डिक्रीजिंग, ओके। नेक्स्ट, हाँ, तो अब हमारा क्या क्या कवर हो गया, मेरा लॉ भी कवर हो गया। अच्छा, लॉ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें क्या होती है, उस लॉ के आगे जाके लिख लो कहीं भी, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई लिखा है वहां पे लिख लो सेटेरिस पैरिबस, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, ठीक है। क्या लिख लो, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल सेटेरिस पैरिबस। यानी डिमांड और सप्लाई के केस में अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग डेफिनेशन रिवाइज कर लिया, हमने डिटर्मिनेंट्स रिवाइज कर लिया, इंक्रीज डिक्रीज रिवाइज कर लिया, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रिवाइज कर लिया, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके रैशनल, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, क्या क्या उसके रैशनल, एक्सेप्शंस, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ऑल द केसेस इट्स रैशनल। सो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग रिगार्डिंग व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब एक चीज होती है जो तुम्हारी क्या होती है, प्राइस मैकेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई के केस में हमारी एक चीज होती है क्या, क्या होता है, ये होता है मेरा प्राइस मैकेनिज्म, जिसमें ये होता है मेरा डिमांड कर्व, ये होता है सप्लाई कर्व, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, इक्विलिब्रियम। हाउ कम दिस इज इक्विलिब्रियम, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैव फोर्स्ड द प्राइस टू बी देयर, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी या प्राइस मैकेनिज्म। क्या होता है, जब कोई चीज बहुत महंगी हो जाती है और उसकी सप्लाई कम होती है, जब कोई चीज बहुत क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो फोर्सेस क्या क्या प्रेशर करती है कि भैया प्राइस कम करो, तभी तो कुछ डिमांड आएगी, है ना। और जब क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, यानी प्राइस बहुत कम होता है, तो कुछ सप्लाई नहीं होती, तो फोर्सेस क्या करती है, व्हाट डज मार्केट फोर्सेस डू, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डू, कि बोलती है दाम बढ़ाओ भाई, ताकि कोई सप्लाई भी तो करने के लिए आए, करेक्ट। तो ले दे के उसको एक इक्विलिब्रियम पे लाते हैं जहां पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, है ना। और वहां पे क्या हो जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाता है, करेक्ट। सो दैट इज ओनली व्हाट, मार्केट इक्विलिब्रियम। सो वी हैव रिवाइज्ड आवर एंटायर चैप्टर हियर, ओके।
we have revised our entire chapter here. The topic that is left to still revise is theory of consumer behavior and demand forecasting. तो demand forecasting तो ज्यादा कुछ था नहीं, theory of consumer behavior था, which we'll just revise in 10 to 15 minutes in next class. Okay? अब इसको सबको लिख लो और एक बार आपके पास एक क्या बन गया, यहां पे मेरे पास एक कॉम्प्रहेंसिव मटेरियल तैयार हो गया नेक्स्ट टाइम अपने रिवीजन के लिए. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.